हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल पॉलीमैथ। आज के इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन डिसऑर्डर अस्थमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है एयरवेज की। लंग्स के अंदर एयरवेज पाए जाते हैं, उसकी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। हाइपर रिस्पॉन्सिव जैसे उनका जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है और वहाँ की मसल्स में स्पाज़म आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज। दिस एयरवेज बिकम हाइपर रिस्पॉन्सिव किस चीज़ के प्रति? जैसे किसी भी प्रकार का डस्ट हो गया या पोलन ग्रेन्स हो गई, अगर उसके कांटेक्ट में पर्सन आता है तो अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं। ओके, सो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, एयरवेज में इन्फ्लामेशन होने के कारण ट्रायड मिलता है अस्थमैटिक सिम्टम्स का। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 सिम्टम्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज डिस्निया। ओके, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग को हम डिस्निया बोलते हैं। सेकेंड इज़ ड्राई कफ, सूखी खांसी, मतलब इसमें प्रोडक्टिव कफ नहीं होता है। ओके, एंड थर्ड इज़ वीज। वीज का साउंड मतलब सीटी वाला साउंड इसलिए आता है क्योंकि एयरवेज में म्यूकस भरा है। ओके, सो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं ये नॉर्मल एयरवे मैंने बनाई है। ओके, ये सेकंड है अस्थमैटिक एयरवे जिसमें ल्यूमन बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, तो दिस वन इज़ अस्थमैटिक एयरवे। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो ल्यूमन है, जो उसके अंदर का जो होल रहता है जहाँ से हवा पास होनी चाहिए, एयर पास होनी चाहिए, वो नैरो हो गई है। और थर्ड मैंने बताया है अस्थमैटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, मतलब अस्थमा का जब अटैक आता है तो एयरवे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो पता है ल्यूमन और ज़्यादा नैरो हो जाता है, और ज़्यादा पतला हो जाता है, और वहाँ की स्मूथ मसल भी टाइट हो जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज़म हमें देखने को मिलता है, ब्रोंकोस्पाज़म। ओके, जिसके कारण सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए सिम्टम्स आते हैं जैसे कि ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं आना, डिस्निया डिफ़िकल्टी रेस्पिरेशन, और टाइट चेस्ट टाइटेडनेस, चेस्ट में ऐसा लगता है कि कुछ भारी वजन रखा गया है। ओके, और मैंने बताया कि इसमें वीज का साउंड आता है क्योंकि म्यूकस भर गया है अंदर ल्यूमन में। सो दिस ल्यूमन इज़ फिल्ड विथ म्यूकस, जिसके कारण सिम्टम आता है वीज का, जो कि बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है अस्थमा की। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर के बारे में। तो अस्थमा जो है एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब फैमिली टू फैमिली ट्रांसमिशन होता है। अगर किसी के दादा को है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके ग्रैंडसन को भी वो हो। ओके, एंड सेकेंड इज इसमें कुछ ना कुछ एलर्जी रहती है। एलर्जी इसका प्री डिस्पोजिशन फैक्टर है कि कोई ना कोई प्रकार की इसे एलर्जी होगी। इसमें IgE रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ओके, एलर्जी जैसे कोई प्रकार का पोलन ग्रेन हो गया या फिर डस्ट हो गया, इससे एलर्जी हो सकती है और अस्थमैटिक अटैक्स आ सकते हैं। दूसरे ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात करें, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण अस्थमैटिक अटैक्स आ सकते हैं, तो पोलन ग्रेन्स हो सकती हैं। ओके, या फिर एक्सरसाइज, या किसी ने हैवी एक्सरसाइज करी उसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और अस्थमा का अटैक आ गया। थर्ड, ज़्यादा कोल्ड एयर में गया या फिर किसी भी प्रकार के ड्रग्स हो गए जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, इस टाइप के ड्रग्स के कारण भी कभी कभी अस्थमा का अटैक्स आ सकता है। या कोई इमोशनल स्ट्रेस, जैसे कि मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन में, इंट्रिंसिक अस्थमा जिसका कोई बाहर का कोई ट्रिगरिंग फैक्टर या कोई कॉज नहीं होता है, तो उसमें मेन इमोशनल स्ट्रेस के कारण ही अस्थमा का अटैक आता है, मतलब अंदर से ही कोई कॉज है, वो इंट्रिंसिक अस्थमा कहलाता है। इसकी डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। 6, जैसे कि कोई इरिटेंट्स हो गए, पेन की स्मेल हुई जिसके कारण अटैक आ गया। सो दिस आर ऑल ट्रिगरिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थमा का क्लासिफिकेशन। तो अस्थमा 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रहता है एक्सट्रेंसिक अस्थमा। एक्सट्रेंसिक
एक्सट्रेंसिक बाहर से हम समझ सकते हैं, एक्सटर्नल तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कॉज रहेगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया पोलन ग्रेन्स या फिर डस्ट। ओके, एंड सेकेंड इज इंट्रेंसिक, जिसमें कोई ना कोई इंटरनल कॉज रहेगा, कोई इंटरनल कॉज रहेगा। सो एक्सटर्नल कॉज कोई भी आइडेंटिफाइड नहीं रहता है। सो इन दिस इमोशनल स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग इंट्रिंसिक अस्थमा, और ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट रहता है। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, कि अस्थमेटिक अटैक्स कैसे आते हैं। सबसे पहले एक्सपोजर होता है कोई प्रकार के एलर्जेंस का, जिसके लिए वो पहले से ही प्री डिस्पोज है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी में IgE का स्टिमुलेशन होता है। IgE एंटीबॉडी स्टिमुलेट होती है। ओके, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाता है। IgE स्टिमुलेशन होने के बाद मास्ट सेल एक्टिवेट होती है, और मास्ट सेल्स के अंदर ही क्या है, ग्रैन्यूल्स है, और ग्रैन्यूल्स में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स पाए जाते हैं जो कि आगे इन्फ्लामेशन करवा, जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म, वहाँ की जो एयरवेज है उसमें स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन करना स्मूथ मसल में, ल्यूमन का नैरो होना, वहाँ म्यूकस आना, ये सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का फंक्शन रहता है। सो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडिकाइनिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। ओके, इसमें हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए। ओके, तो इन चारों के कारण क्या हो जाता है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है उस एलर्जन के प्रति। ओके, दैट रिजल्ट्स इन साइंस लाइक म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, एयरवेज में ल्यूमन में बहुत ही ज़्यादा म्यूकस फिल्ड अप हो जाता है। सेकेंड इज़ इन्फ्लामेशन एंड थर्ड इज़ ब्रोंकियोस्पाज्म, ब्रोंक्योल्स में स्पाज्म हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वहाँ की स्मूथ मसल्स में। डायग्राम में हमने देखा था कि जो एयरवेज थी वहाँ पे स्पाज्म मिल रहा था अस्थमेटिक अटैक्स में, तो वो किस लिए हो रहा था, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के कारण हो रहा था। ब्रोंकियोस्पाज्म, ल्यूमन नैरो हो रहा था जिसके कारण स्मूथ मसल की टाइटनिंग जिसे हमने कहा था। ओके, नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि ब्रोंकियोस्पाज्म होने के कारण क्या क्या सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। तो सबसे पहले क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, गहरी सांस नहीं ले पाएगा। ओके, वीजिंग, वहाँ पे म्यूकस फिल्ड है, तो जब वो हवा एक्सपायरेशन के दौरान हम जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो वीजिंग जिसे हमने कहा है, क्योंकि जब एयर फ्लो होती है नैरो ल्यूमन से तो वीज का साउंड बनता है। खासियत यह है कि म्यूकस सिक्रीशन एयरवेज में होने के कारण कफ आता है पेशेंट को, वो लेकिन प्रोडक्टिव कफ नहीं रहता है, मतलब उसमें स्पूटम रियली हमें मिलता है कि स्पूटम हो, तो इसमें हमें ड्राई कफ मिलता है। हमने ट्रायड में भी देखा अस्थमा के कि इसमें हमें ड्राई कफ मिल रहा है। ओके, नो प्रोडक्टिव कफ। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा पहले भी, इसमें हमें क्या मिल रहा था, वीज का साउंड मिलता है, ये साइन है एक प्रकार का। सेकेंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलता है इसमें। थर्ड वन इज चेस्ट टाइटनेस। फोर्थ वन इज़ ब्रेथलेसनेस और ड्राई कफ, कफ ड्राई भी हो सकता है या कभी कभी स्पूटम के साथ भी निकल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है अस्थमा के पेशेंट्स में कि ये एक्सपायर प्रॉपरली नहीं कर सकते। एक्सपायर एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन ये डिफ़िकल्टी के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि एयरवेज बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है और उसमें ल्यूमन भर गया है, इसलिए एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एफर्ट एंड बिकम्स प्रोलॉन्ग, बहुत धीरे से ऐसे करके एक्सपायर करते हैं। ओके, अस्थमा जब प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ता है, ओके, तो इसमें हमें डायफोरेसिस मिलता है, मतलब एबनॉर्मल स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को, वो इसलिए भी क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए एक्सेसिव स्वेटिंग हमें देखने को मिलती है। टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, और हाइपोक्सिया मतलब PaO2 की वैल्यू 60 से कम हो जाना। सेंट्रल साइनोसिस भी मिलता है। ओके, साइनोसिस मतलब रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का बढ़ जाना, 5 ग्राम पर DL से ज़्यादा, सेंट्रल साइनोसिस मिलता है इसमें। ओके, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं हिस्ट्री पेशेंट की, कि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है, तो किस चीज़ से एलर्जी है उसका हम टेस्ट लगाते हैं।
फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स से भी हम समझ सकते हैं जब हमें ट्रायड मिले, जैसे कि वीज, ड्राई कफ और डिस्निया। ओके, तो जब पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें वीज का साउंड आ जाता है एक्सपायरेशन के दौरान। ओके, तो स्पूटम का एग्जामिनेशन करेंगे हम। फर्स्ट टेस्ट लगाएंगे स्पूटम टेस्ट। तो इसमें हमें टिपिकल क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिससे हमने कहा है चारकोट्स लेडन क्रिस्टल्स। ये पैथोग्नोमिक है, ये बहुत ज़्यादा हॉलमार्क है, फाइंडिंग है इम्पॉर्टेंट अस्थमा की। सेकेंड इज कुशमैन्स स्पाइरल्स। कुशमैन स्पाइरल्स क्या होते हैं? शेड ऑफ इपिथीलियम, वहाँ की जो बाहर की जो लेयर है, इपिथीलियल सरफेस है, उसका झड़ना, और वो स्पूटम में जब आ जाते हैं, सो इट इज़ ए शेड ऑफ इपिथीलियम। और चाकोट्स लेडन क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये इओसिनोफिल्स के क्रिस्टल्स रहते हैं। इओसिनोफिल्स रहती है जब किसी भी प्रकार की एलर्जी रहे, तो अस्थमा भी इज़ ए एलर्जिक डिसऑर्डर फॉर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो इसमें भी हमें इओसिनोफिलिक प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स स्पूटम में मिलते हैं, जिसे हमने कहा है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। थर्ड इज क्रियोला बॉडीज, ओके, क्लम्प ऑफ सेल्स। अदर फाइंडिंग्स आर जैसे कि हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट मिलता है, साइनोसिस मिलता है, ब्रेथलेसनेस, ये सारे साइंस हमें मिल रहे हैं। सेकेंड टेस्ट इज़ ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट हम कर पाएंगे, इसमें हमें सेल्स इंक्रीज मिलेगी। कौन सी? इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स इंक्रीज मिलती है। किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी रहे बॉडी में, तो अस्थमा इज़ ए एलर्जिक डिसऑर्डर। ओके, थर्ड इज़ क्या करवाएंगे हम? पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। एक्सरे करवाने पर चेस्ट के तो हमें क्या मिलता है? हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू मैनेज अस्थमेटिक पेशेंट। सो सबसे पहले हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है उससे आप अवॉइड करें। ओके, अगर एक्सट्रेंसिक अस्थमा है तो जो भी पोलन ग्रेन्स या डस्ट जिससे भी आपको एलर्जी है वो अवॉइड करें। इंट्रेंसिक अस्थमा है तो इमोशनल स्ट्रेस को कम करें, उसे ना लें, नहीं तो उसके अटैक्स आ सकते हैं, आपको आएंगे रिकरेंट। ओके, थर्ड इज़ हम ब्रोंकियो डायलेटर्स देते हैं, क्योंकि जो एयरवेज है वो कैसी हो गई है? नैरो हो गई है, तो उसे हमें डायलेट करना पड़ेगा। सो वी विल गिव नेबुलाइज सैल्बुटामॉल एंड स्टीरॉइड्स भी हम दे सकते हैं ब्रोंकियो डायलेटर्स की तरह जो एक्ट करते हैं। ओके, तो स्टीरॉइड में ड्रग रहता है prednisone. So this is all about asthma. Hope you understood the topic. If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Prachi and thank you so much for watching.